फर्स्ट थ्योरी वाज व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी या फिर साइक्लिकल थ्योरी। ये थ्योरी प्रॉपरली सबको कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कंप्लीट हो गया था, समझ में आ गया था। दैट इज रिलेटेड विद द काइंड ऑफ जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होते हैं उसी तरीके से इसमें भी आपके 4 स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज में सिचुएशन जो रिटेलर्स का होगा दैट विल बी वैरी। जैसे फर्स्ट स्टेज में लो प्राइस, लो स्टेटस, लो मार्जिन, सेकेंड वाले में मूव करेंगे तो वही सिचुएशन हाई हो जाएगा, मैच्योरिटी की तरफ इवन ज्यादा हायर हो जाएगा प्राइस, एंड देन द लास्ट वाला जो सिचुएशन है दैट सिचुएशन इज डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, डिक्लाइन के टाइम पे सिचुएशन क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट जो भी आपका रिटेल स्टोर है वो क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये हर एक मतलब हर एक बार यही सिचुएशन आए। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टोर्स को दूसरे स्टोर क्या कर लेते हैं, उसके साथ मर्ज हो जाते हैं या फिर उसको डिसॉल्व कर लेते हैं या फिर उसको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो और या तो कई बार रिटेल स्टोर मैच्योरिटी स्टेज में अगर कोई स्ट्रैटेजिकली चेंजेस लेकर आते हैं तो वो वापस से सिचुएशन उनका बेटर हो जाता है कंपैरेटिवली। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा सिनेरियो है दैट इज रिलेटेड विथ व्हील। ठीक है, और वही डिक्लाइन स्टेज में कॉम्पिटिटर भी एंटर होते हैं तो वो वापस से फर्स्ट स्टेज की तरफ से आते हैं, एंट्री स्टेज से वापस, तो ये व्हील चलता रहता है। ठीक है, सेकेंड जो थ्योरी था दैट वाज अकार्डियन थ्योरी। अकार्डियन थ्योरी बेसिकली, अकार्डियन एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस पे ये थ्योरी बेस्ड है। ये क्या बताता है कि कभी भी कोई स्टोर जो है वो जब भी ओपन होता है तो मे बी वो एक जनरल स्टोर की तरह ओपन होगा, लेकिन जनरल स्टोर में की तरह ओपन तो वो हो जाता है बट उसके पास कभी भी शैलो यानी कि डीप असॉर्टमेंट नहीं होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होता है, एक प्रोडक्ट में मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट नहीं होता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट लाइन बहुत सारे होंगे, लेकिन मल्टीपल हर एक प्रोडक्ट में हाँ डीप असॉर्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, लेटर ऑन वैसे ही जो आपके जनरल स्टोर होंगे दे विल रियलाइज कि इस तरीके से वी कैन नॉट एबल टू बेसिकली फुलफिल द नीड ऑफ द कस्टमर्स, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि मान लो कि ग्रोसरी आइटम्स है और कुछ डेली बेसिक नीड्स वाले आइटम्स है, किसी को टूथपेस्ट लेना है लेकिन टूथपेस्ट में उसको जो वैरायटी चाहिए या जो प्रोडक्ट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो कई बार होता है कि वी कैन नॉट एबल टू फुलफिल द नीड ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर। So that's why they realize that we have to move toward the specialized store. Then what they will do, मतलब हर एक रिटेल की एक स्टोरी ये चलती है, फिर वो क्या करते हैं कि वो नैरो कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, नैरो प्रोडक्ट लाइन कर लेंगे लेकिन उसी एक प्रोडक्ट लाइन में उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, यानी डीप असॉर्टमेंट के साथ दे विल बिकम द स्पेशलाइज्ड स्टोर। अगेन they will convert toward the general store because now अब narrow जो आपके narrow product line है वो भी आपके लिए long term तक successful नहीं रह सकता है, तो finally you will again move toward the general store, but now you are going to offer the multiple product, there will be deep assortment and you are able to fulfill the needs of customer. ठीक है, so this is Accardian theory. ठीक है, तो अकार्डियन थ्योरी जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द टू थिंग्स, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बेसिकली क्या है, दैट इज प्रोडक्ट एंड द सेकेंड वन इज स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सो रिटेल इंस्टीट्यूशन जो है स्टार्टिंग में बिगनिंग में ब्रॉड असॉर्टमेंट मर्केंडाइज, वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन बट नो डीप असॉर्टमेंट। सेकेंड ये सब अर्ली स्टेज में होगा, उसके बाद फिर वो एक जनरल स्टोर की तरह चल रहा है, टाइम पास होगा, रिटेल जो है वो स्पेशलाइज्ड स्टोर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? स्पेशलाइज्ड स्टोर में कन्वर्ट होने के बाद वो लिमिटेड लाइन ऑफ मर्केंडाइज लेके चलेगा लेकिन डीप असॉर्टमेंट होगा। जैसे अगर मान लो मोबाइल फोन बेच रहे हैं लेकिन सब टाइप के मोबाइल फोन्स हैं, आई बात समझ में? जैसे बाटा है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड स्टोर है लेकिन सब टाइप के उसके पास फुटवेयर्स अवेलेबल है ना, तो डीप असॉर्टमेंट होगा। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर फिर वो क्या करेंगे, फिर आगे चलते वो फिर से अपने उस स्पेशलाइज्ड स्टोर को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ब्रॉड स्टोर में यानी कि जनरल स्टोर में, और यहाँ पर फिर वो चीज क्या होगा, फिर वो वाइड वेराइटी, वाइड प्रोडक्ट लाइन, डीप असॉर्टमेंट के साथ दे विल स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात? और दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय हॉलैंडर। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को थ्योरी करवाया था दैट थ्योरी वाज एनवायरमेंटल थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, एंड दैट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द डार्विन का जो बेसिकली एक डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पे ये बेसिकली बेस्ड है। उन्होंने क्या बताया इसमें
कि जिस तरीके से डिफरेंट स्पीसीज जो होते हैं, ठीक है, जैसे एनिमल का अपना अलग डोमेन है, प्लांट्स का अपना डोमेन है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग है ना, तो इनके जो स्पीसीज हैं जब उनको एनवायरमेंट में सरवाइव करना होता है तो वो एनवायरमेंट को क्या कर लेते हैं, बेसिकली एनवायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं ना, हाँ, अडेप्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली वही सेम चीज अप्लाई होगा आपके रिटेल स्टोर में कि इफ देयर इज अ चेंज इन एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट आइदर माइक्रो एंड मैक्रो, रिटेलर हैव दैट एबिलिटी टू अडेप्ट दैट। आई बात समझ में? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट, राइट? सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे डिजिटल यूज हो रहा है आपके पेमेंट्स वगैरह के लिए, लेकिन अगर आपने वो चीज यूज नहीं किया, यानी लॉन्ग छोटे मोटे स्टोर्स तो चलो ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन द लोकेलिटी, but if you organize a store and still you are not adapting the technological changes in the market, it might be possible that in long term you will not able to sustain, right, survive, है ना? तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है, एनवायरमेंटलिस्ट जो थ्योरी है, वो यही चीज कहता है कि अगर किसी रिटेल इंस्टीट्यूशन को सरवाइव करना है तो दे हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंजेस, राइट? एडजस्टमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड in the change or a dynamic environment, ठीक है, एडजस्टमेंट। और ये जो बेसिकली जो थ्योरी है ये आपके किस चीज पे, डार्विन बेस्ड थ्योरी, याद रखिए। और अभी आप देखो कि इट्स नॉट अबाउट द ओनली मैक्रो एनवायरमेंट, इट्स नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट द माइक्रो एनवायरमेंट, लाइक द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर्स, बाइंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, पीपल डिमांड चेंज हो रहा है, पीपल के नोशंस चेंज हो रहे हैं, उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज हो रहा है। तो ये सारे जो कंज्यूमर में भी चेंजेस आ रहे हैं, इट्स ऑल्सो लीड टू चेंज इन द रिटेल। ट्रू, आजकल के जो लोग हैं दे वांट अ बेटर लाइफस्टाइल, दे वांट टू शॉपिंग इन मॉल, है ना, सही बात है। तो उनका कहीं ना कहीं थिंकिंग का लेवल चेंज हो रहा है, दे वांट टू परचेज अंडर वन रूफ ओनली, दे डोंट वांट टू गो टू वन शॉप, देन सेकंड शॉप, देन थर्ड शॉप। ट्रू, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर्स, चेंजेस इन द लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक चेंजेस। अब एज प्रोफाइल अगर हम एग्जांपल लें तो हम लोग को पता है कि जो एज है लाइक 18 to 25 और टीनेजर्स वाले हैं, दे वांट टू परचेज एवरीथिंग लेटेस्ट, लाइक मोबाइल फोन भी खरीदेंगे, बेटर टेक्नोलॉजी का खरीदेंगे, है ना। सो बेसिकली द चेंजेस इन द कंज्यूमर्स, एंड इफ दे वांट टू एंटर इन द स्टोर, दे वांट टू लुक, बेसिकली सी द आउटलुक ऑफ द स्टोर एज। सो माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट दोनों के हिसाब से रिटेल को क्या करना, रिटेलर को क्या करना, अडैप्ट करते चलना उसको, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज डायलेक्टिक प्रोसेस, या फिर उसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्चुअल थ्योरी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट से बना है कन्फ्लिक्चुअल, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्चुअल थ्योरी, कन्फ्लिक्चुअल थ्योरी, ठीक है, कन्फ्लिक्चुअल थ्योरी। पहला होगा एक आपका डिस्काउंट स्टोर, सेकंड होगा आपका डिपार्टमेंटल स्टोर। अब इन दोनों के बीच में मतलब इसको एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमने मान लिया डिपार्टमेंटल स्टोर को, शेयर करिए स्क्रीन, देखिएगा सब लोग इसको। इसमें क्या सिचुएशन होता है, यहां पर हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इज पहला होता है थेसिस। अब मान लीजिए थेसिस कौन है, डिस्काउंट स्टोर थेसिस है, देख लो उसमें डिस्काउंट स्टोर थेसिस है। और जो आपका एंटीथेसिस है, यानी कि दो आपस में, दो गुट में, दो टाइप के स्टोर में आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, डिस्काउंट स्टोर में और डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो एक थेसिस और एक एंटीथेसिस, और फाइनली इन दोनों के बेसिकली लड़ाई से, इन दोनों के कन्फ्लिक्ट से एक नया फॉर्मेट आया, डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर। इसको हम कहेंगे सिंथेसिस, मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ फॉर्मेट, रिटेल फॉर्मेट, conflict between two formats lead to the formation of new format, and इसको हम कहेंगे thesis, antithesis leads to the synthesis। तो इसको हम कहते हैं conflict theory, ठीक है। एक चीज है, देखो रिटेल में इनोवेशन होना, रिटेल में इनोवेशन होना यानी कि नए नए चेंजेस आना
जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से आपके नंबर ऑफ फॉर्मेट्स जो हैं, रिटेल फॉर्मेट जो है, रिटेल फॉर्मेट वही हुए डिस्काउंट स्टोर, वैरायटी स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, इसको हम कहते हैं रिटेल फॉर्मेट, ठीक है, याद रहेगा। तो रिटेल फॉर्मेट आपके जैसे कन्वीनियंस स्टोर, वैरायटी स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, इन सबको हम कहते हैं फॉर्मेट, रिटेल फॉर्मेट। तो रिटेल इनोवेशन से जरूरी नहीं है कि आपके नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट डिक्रीज होंगे, इट्स लीड टू इंक्रीज इन द न्यू रिटेल फॉर्मेट, ठीक है। रिटेलिंग, अब इसमें लिख लीजिए रिटेलिंग प्रोसेस, आगे लिखिए डायलेक्टिक या डायलेक्टिक प्रोसेस और कन्फ्लिक्ट थ्योरी बोथ आर सेम, ठीक है। लिखिए रिटेलिंग इन्वॉल्व थ्रू अ डायलेक्टिक प्रोसेस, रिटेलिंग इन्वॉल्व थ्रू अ डायलेक्टिक प्रोसेस, retailing involve through a dialectic process, ठीक है। blending of two opposite format to create a new format, ठीक है, create a new format। अच्छा देखिएगा कि अब आगे लिखिए थेसिस क्या होता है। थेसिस में लिखिए थेसिस इंडिविजुअल रिटेलर, थेसिस क्या हुआ, इंडिविजुअल रिटेलर्स एज कॉर्नर शॉप्स, इंडिविजुअल रिटेलर्स एज कॉर्नर शॉप्स, इंडिविजुअल रिटेलर्स, इसको मैं फिर से समझा दूंगी एक बार, इंडिविजुअल रिटेलर as corner shops all across the country, ठीक है, all across the country। एंटीथेसिस क्या होगा, लिखिए एंटीथेसिस क्या होगा, a position opposed to thesis, a position opposed to thesis develops over a period of time, such as departmental store, ठीक है। आगे लिखिए द एंटीथेसिस इज अ चैलेंज टू द थेसिस, एंटीथेसिस इज अ चैलेंज टू थेसिस। अब इसको फिर से देखिए ध्यान से, सब लोगों ने लिख लिया, एंटीथेसिस इज अ चैलेंज ऑफ थेसिस, एंटीथेसिस इज अ चैलेंज ऑफ थेसिस। अच्छा तुम लोगों को ये चीज जरूरी नहीं है कि इट इज ओनली हैपनिंग बिटवीन द टू ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली, बट इट कैन बी हैपन बिटवीन द अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टोर। फॉर एग्जांपल वी ऑल नोज कि मॉम एंड पॉप स्टोर्स आर प्रेजेंट इन द लोकेलिटी, और लगभग कंट्री के हर कोने में हर जगह पे छोटे मोटे दुकान प्रेजेंट होते ही होते हैं, दैट इज द ट्रूथ। नाउ द डिपार्टमेंटल स्टोर, या फिर बोल सकते हैं कि कोई डिस्काउंट स्टोर जो है that is available in one locality क्या, कोई मार्केट प्लेस में, तो कहीं ना कहीं ये मॉम एंड पॉप शॉप का जो फॉर्मेट है वो डिस्काउंट स्टोर के फॉर्मेट को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, और डिस्काउंट स्टोर का फॉर्मेट आपके मॉम एंड पॉप स्टोर को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। एंड दिस इज गोइंग टू मेक अ न्यू फॉर्मेट दैट इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर। आई बात समझ में, डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब एक ऐसा चैलेंज जिसकी वजह से एक नया फॉर्मेट आ जाए, दैट इज नोन एज द डायलेक्टिक प्रोसेस, और द फॉर्मेशन और ब्लेंडिंग ऑफ द थेसिस एंड एंटीथेसिस लीड्स टू द सिंथेसिस, ठीक है। अब सिंथेसिस क्या है, दैट इज अ ब्लेंडिंग ऑफ थेसिस एंड एंटीथेसिस। और ये क्यों होता है, जैसे आपके ये हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, ये सारे क्या है, मिक्सचर ही तो है चीजों के। देखो हाइपर मार्केट में क्या है, आपके हर एक टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो दैट कैन बी द मिक्सचर ऑफ द स्पेशलिटी स्टोर, मॉम एंड पॉप स्टोर, दैट कैन बी मिक्सचर ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, सुपर मार्केट इज द मिक्सचर ऑफ हाइपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। सो ये भी तरीके का मिक्सचर ही हुआ।
ठीक है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जैसे कि एक सब्जी वाला वेंडर प्लस आपका हाइपर मार्केट, तो दैट कैन लीड्स टू द सुपर मार्केट, क्योंकि दे आर ऑल्सो सेलिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो नए नए जो भी फॉर्मेट्स है, एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स अगर एक दूसरे के साथ चैलेंज की तरह चलेंगे, सो इट इज गोइंग टू लीड अ न्यू इनोवेटिव रिटेल फॉर्मेट, तो दैट इज नोन एज डायलेक्टिक प्रोसेस। आगे बात समझ में सबको? एवरीवन, ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? डायलेक्टिक प्रोसेस या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब there is a blending of the thesis and antithesis. There is a blending of thesis and antithesis. The result position between the thesis antithesis, the result position between the thesis and antithesis, supermarkets, hypermarkets फ्लोरिश, यानी कि ये मार्केट में इस तरीके के फॉर्मेट आने शुरू हो गए। बिटवीन द थेसिस एंड एंटीथेसिस, सुपरमार्केट एंड हाइपरमार्केट फ्लोरिश, ठीक है। सो इट इज अ सिंथेसिस, इज अ बेसिकली वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। वो किस चीज का पार्ट है? किस चीज का शुरुआत करने का, इवोल्यूशन का, नया फॉर्मेट को इवॉल्व करने का। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया यहां तक? चलिए अब हम नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर इन द रिटेल मार्केट। वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ये टॉपिक हुआ है द मिक्सचर ऑफ लाइक रेस्टोरेंट एंड होम डिलीवरी लीड्स टू टेक अवे फूड आइटम्स। समझ में आई बात? जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, और आपकी होम डिलीवरी सर्विस है। इन दोनों के अलावा इन दोनों के मिक्सचर ने क्या नया प्रोड्यूस किया है कि टेक अवे की सर्विस यू आर इजिली एबल टू, लाइक यू डोंट नीड टू सिट देयर एंड ईट फूड, बट यू कैन टेक इट टू योर होम एंड देन यू कैन सर्व, right? So time is available like 30 minutes blink, and after the completion of that you will take that product, that food material, and you will leave, you can lift, right? So in short what we understand that दो तीन जो नए innovations हो रहे हैं, कोई भी नए बदलाव आ रहे हैं, तो जरूरी, हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बस वही एग्जिस्ट करेंगे या फिर बचे हुए जो रिटेल फॉर्मेट है वो मार्केट से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नहीं, नए भी फॉर्मेट क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे, बनेंगे, ठीक है। चलिए कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? वी ऑल नो अल्टीमेटली द रिटेल इज द लास्ट, सप्लाई चेन का लास्ट जो बेसिकली की है, वो जो एक चेन को फाइनली जो है वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, ठीक है। वी ऑल नो। सो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट अर्निंग है रिटेल का, उसका कहां से है? कंज्यूमर से है। सो कंज्यूमर के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रैब करना, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू द रिटेलर, बिकॉज अल्टीमेटली द परचेज और एक्शन इज गोइंग टू बी टेकन, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर को प्रोडक्ट बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको नहीं पता है कि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर से उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, मार्केट में उसका क्या एक्सेप्टेंस होगा, डिमांड क्या होगा, उसके बारे में उसको नहीं पता है। लेकिन रिटेलर चूंकि लास्ट है तो उनको इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और प्रॉफिट अर्निंग जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से करते हैं, है ना। और ज्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं वो हाई मार्जिन भी रखते हैं। अब कंज्यूमर के जितने भी आप कह सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो परचेजिंग पैटर्न है, वो वैरी करता है, हर एक कंज्यूमर का सिमिलर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ आई हैव टू परचेज अ मोबाइल फोन, इट माइट बी पॉसिबल द वे आई एम लुकिंग फॉर द फोन, द बेसिकली द फीचर्स विच आई एम लुकिंग फॉर, हो सकता है कि दूसरे लोग उसको किसी और कंसेप्ट में ले। कुछ लोग हो सकता है मनी को फैक्टर लेते हैं, कुछ लोग फीचर्स को फैक्टर लेते हैं, कुछ लोग क्वालिटी को फैक्टर्स लेते हैं, एंड कुछ लोग नीड और रिक्वायरमेंट को फैक्टर्स लेते हैं, राइट। सो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? So it is a basically action, or we can say the buying process of the
consumers, ki how they are basically behaving in the market, what is motivating them to purchase the product. So this is a consumer behavior. ठीक है, how they are purchasing the goods and service, what factors they are looking for, what is the motivation, how psychologically they are thinking about the product. ठीक है, how they are purchasing the product, when they are purchasing the product. So all these we are able to understand by studying the consumer behavior. Now the question is that why it is required and why consumer behavior is important for the retailers. क्यों important है कंज्यूमर बिहेवियर रिटेलर के लिए? जैसे कंज्यूमर जो चाहेंगे तभी मतलब वो चीज बिकेगा या नहीं बिकेगा। जैसे अगर कंज्यूमर को जैसे फोन अभी जो आ रहा है वो पसंद नहीं है तो फोन नहीं बिकेगा। वो कंज्यूमर चाहते हैं कुछ नया हो तभी बेसिकली कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। हाँ, चेंजेस में करेंगे और चीजें डालकर तो फर्स्ट, वेरी गुड, द फर्स्ट जो बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट जो रीजन है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने का इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट इज कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। इट मींस दैट द कंज्यूमर्स आर डिफरेंट, देयर हर एक कंज्यूमर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज लीड टू अंडरस्टैंड दैट मतलब रिटेलर के लिए कि विच वन इज आवर टारगेट ग्रुप और कंज्यूमर्स। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी जो मार्केटर होता है, कभी भी कोई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है या फिर कोई प्रोड्यूसर को मार्केट में लेकर आ रहा है प्रोडक्ट को, तो उनका जो मेन, वो जानते हैं कि ये प्रोडक्ट हर एक कोई नहीं परचेज करेगा, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल खरीदेंगे, है ना, या कोई टारगेट ग्रुप या पोटेंशियल कंज्यूमर्स खरीदेंगे। सो बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर डिफरेंशिएशन इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड। डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पॉइंट पे थे ना कि कंज्यूमर डिफरेंट होते हैं, उनके कंज्यूमर बोल सकते हैं ना कि रिटेलर के लिए टारगेट ग्रुप भी अलग अलग, कैसे वो वेरीफाई करेंगे टारगेट ग्रुप कि कौन कंज्यूमर फाइनली जो है वो उनके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। सिमिलर बिहेवियर ऑफ टारगेट ग्रुप को दे विल डिटरमाइन। ठीक है, सो इन शॉर्ट वी कैन से बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर डिफरेंशिएशन आल्सो वी नीड टू मेक द डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर दैट, लाइक हम हर एक कंज्यूमर को की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सो इन शॉर्ट वी कैन से कि फॉर बिकॉज ऑफ दिस रीजन फर्स्ट कंज्यूमर डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द रीजन. For that, we have to understand the consumer behavior because finally we have to sell the product to the consumer. Next one is retention of consumer. So retention of consumer is something which is related with the loyalty of consumers. ठीक है, so consumer behavior जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है समझने के लिए consumers को, और consumer को loyal बनाने के लिए, retain करने के लिए, रोकने के लिए अपने स्टोर में। स्टोर में मतलब in short कि they will always purchase. Exactly. आप जब भी, कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कोई एक स्टोर में जा रहे हैं तो हमेशा उसी स्टोर में परचेज करते हैं प्रोडक्ट। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द सर्विसेज, बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन व्हाट एवर दे गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टोर। ठीक है, सो कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट ओनली फॉर profit earning but for attracting the new consumer and for making the consumer loyal. ठीक है, existing अगर customers happy नहीं है आपके स्टोर के साथ तो they will never able to basically do the positive publicity or positive word publicity, बोल सकते हैं माउथ पब्लिसिटी जिसको हम कहते हैं, कि they are never do that, right? So in short we can say कि for their repeat purchase करें, इसी के लिए हमें क्या करना है कि कस्टमर्स को हैप्पी रखना है अपने रिटेल स्टोर में। we have to give them proper service, proper product quality. If they required, we can also give them advice about the product, right? So we have to retain the consumers. ठीक है, और नेक्स्ट जो आएगा for making the relevant प्रोग्राम्स, रिटेलिंग प्रोग्राम्स, ये कब डिस्काउंट दें, कब कुछ, तो देखो रिटेल स्टोर होते हैं जो ब्रांडेड रिटेल स्टोर होते हैं, सो दैट इज बेसिकली वर्क अकॉर्डिंग टू द कंपनी फैक्टर्स, राइट? बट जो आपके अपने स्टोर है, लाइक व्हेन यू कैन गिव देम डिस्काउंट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, हाउ यू कैन एडवर्टाइज, सो वी कैन से कि फॉर मेकिंग द रिटेलिंग प्रोग्राम इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंस हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने VCDH का कंसेप्ट शायद मैंने बताया था क्लास में कभी। बाइंग बिहेवियर में VCDH का कंसेप्ट क्लियर था, वैरायटी सीकिंग, कॉम्प्लेक्स, डिसोनेंस एंड हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, अब यहाँ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो रिटेल में है, इसके 3 ब्रॉड स्टेप है। नॉर्मल स्टेप तो मैंने करा दिया था, नीड रिकॉग्निशन, ठीक है, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, ये मैंने करवा दिया था। यहाँ पर एक पॉइंट है
कि 3 फंडामेंटल पैटर्न कोई भी कंज्यूमर यूज करता है जब भी वो कोई डिसीजन लेता है, यानी कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस में 3 फंडामेंटल पैटर्न है। वो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, ये 3 पैटर्न है। और वो पैटर्न क्या है? पहला पैटर्न है ब्रांड फर्स्ट, रिटेल आउटलेट सेकेंड। पहला फर्स्ट पैटर्न क्या है? ब्रांड फर्स्ट, रिटेल आउटलेट सेकेंड। ठीक है। सेकेंड क्या है? ब्रांड रिटेल आउटलेट फर्स्ट, ब्रांड सेकेंड। ठीक है, यानी ब्रांड फर्स्ट पहला वाले में क्या था कि ब्रांड फर्स्ट और रिटेल आउटलेट सेकेंड। सेकेंड वाले में है रिटेल आउटलेट फर्स्ट, ब्रांड सेकेंड। एंड थर्ड जो है कंडीशन, दैट इज ब्रांड एंड रिटेल आउटलेट साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। ठीक है। अब कंज्यूमर जो है, अगर उसको मान लो कि एक कार खरीदना है, ठीक है, इफ दे वांट टू बाय अ कार, दे विल कलेक्ट द मल्टीपल इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड्स, ट्रू, ठीक है, एंड ब्रांड एंड परचेज इट फ्रॉम द रिटेल आउटलेट बेस्ड ऑन हिज परसेप्शन ऑफ प्राइस। यानी कि अगर मान लो कि ब्रांड में उन्होंने नेक्सा का उनको कोई कार पसंद आया, तो नाउ दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये कार खरीदना है, तो इस कार का आउटलेट कहाँ प्रेजेंट है, एंड देन फिर हम उस आउटलेट में जाकर क्या करेंगे? प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, कार को परचेज करेंगे। सो यहाँ पर कौन सा कंडीशन लग रहा है? फर्स्ट कंडीशन कि हियर वी आर एनालाइजिंग द प्रोडक्ट फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, and if we are satisfied, if our perception is okay with that, then we are going to search for the retail outlet related with that brand and we are going to purchase the product from that. ठीक है। सो द फर्स्ट कंडीशन, जब बहुत सारे कंज्यूमर जो हैं वो डिसीजन मतलब बेसिकली यहाँ पर यूज करते हैं कि फर्स्ट दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट हम लोग को खरीदना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी को लैपटॉप खरीदना है, सो there are two conditions. First, either they can visit the retail outlet and then they are start going searching about the various kind of brand. वहां पर जाकर ब्रांड को देखेंगे कि नहीं, जैसे मैं क्रोमा में चली गई, मुझे लेना था लैपटॉप, मैं क्रोमा में चली गई और क्रोमा में जाकर के मैं वहां से एनालाइज कर रही हूँ कि कौन सा ब्रांड बेहतर है। या तो पहले से ही ब्रांड को एनालाइज कर लो फिर जाकर रिटेल आउटलेट में जाओ। हाँ ठीक है, मान लो कि उसको मारुति सुजुकी लेकर लेना है, वो नेक्सा के रिटेल आउटलेट में गया या किसी भी पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट रिलेटेड विद दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, पहला जो सिचुएशन है उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट जो सिचुएशन है दैट इज रिलेटेड विद, क्या चीज रिलेटेड है कि यहाँ पर जो परचेज होगा प्रोडक्ट का, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड एंड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड वी आर गोइंग टू फॉलो द रिटेल आउटलेट। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा बेसिकली बोल सकते हैं ना कि रिजिड सिचुएशन होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी मन में बैठा चुके हो मुझे कौन सा प्रोडक्ट या कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये सिचुएशन ज्यादातर आप देखना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में होता है, जैसे अगर आपको रेफ्रिजरेटर लेना है, टेलीविजन लेना है, कार लेना है, सो दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन इज बेसिकली हैपन विद द एक्सपेंसिव or luxurious product, technological product. Like for example, if I have to purchase a refrigerator, fridge, so in that case maybe मैं पहले ही उस particular brand का पूरा निकाल लूंगी, बहुत सारे information search कर लूंगी और फिर मैं decide करूंगी नहीं मुझे ना Whirlpool का fridge लेना है, तो एनी हाउ आई एम गोइंग टू जो Whirlpool से रिलेटेड जो भी रिटेल आउटलेट होगा, जैसे मान लो कि Whirlpool का जो फ्रिज है दैट इज अवेलेबल इन मल्टीपल, रिलायंस ट्रेंड में भी अवेलेबल है, सॉरी रिलायंस डिजिटल में भी अवेलेबल है, आदित्य विजन में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब उनका अपना स्पेशलाइज्ड स्टोर तो Whirlpool का शायद नहीं है अभी स्पेशलाइज्ड स्टोर, है ना, तो अब ये दो जगह पे अवेलेबल है। फिर मैंने डिसाइड कर लिया मुझे अब दोनों का मैं प्राइस देख रही हूँ, तो मुझे ज्यादा सस्ता मान लो कि रिलायंस में लग रहा है, तो मैं आदित्य विजन की जगह पे रिलायंस में चली जाऊँ। कंसेप्ट समझ आया? लेकिन यहाँ पर मैंने फॉलो किसको किया? पहले प्रोडक्ट को, फिर ब्रांड को, फिर आपके रिटेल आउटलेट को। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अब वही Whirlpool का अगर अपना शोरूम भी होता है, एक्सक्लूसिव शोरूम, लेकिन मुझे पता है कि 3-4 जगह पे इनके ब्रांड के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो मैं प्राइस को कंपेयर करती, फिर मैं रिटेल आउटलेट पे जाती। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न सबको क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लास फर्स्ट पैटर्न सबको क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लास
सबको क्लियर हो गया एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिटेल आउटलेट फर्स्ट एंड ब्रांड सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर सिचुएशन क्या होगा कि कई बार जो कंज्यूमर्स होते हैं दे बेसिकली इन्फ्लुएंस टुवर्ड द रिटेल आउटलेट, लाइक पॉइंट ऑफ परचेज। जैसे हम गए, हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आया रिटेल आउटलेट में, ब्रांड देखा, फिर खरीद लिया। ठीक है, सो हियर द सिचुएशन इज रिलेटेड विद द मटेरियल बिल्डिंग आउटलुक, है ना। जैसे मान लो कि किसी को कोई क्लोथ्स खरीदने हैं, कुर्ता खरीदना है गर्ल्स को, किसी भी लड़की को खरीदना है, मान लो मुझे खरीदना है, तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्टली आइदर व्हाट आई कैन डू, मैंने पहले सोच लिया मुझे ऑरेलिया का लेना है, नहीं मुझे डब्लू का लेना है, सच काइंड ऑफ थिंग मेरे दिमाग में आ गया। नाउ आई विल विजिट दैट प्लेस, तो पहला कंडीशन अप्लाई हो गया। लेकिन अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा सिचुएशन में पैटर्न क्या होगा कि यहां पर मैं क्या कर रही हूं, मैं पहले उस स्टोर में विजिट कर गई। ठीक है, वहां पर विजिट करने के बाद मैंने देखा, वहां का लुक देखा मैंने उस स्टोर का, मुझे अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने सोचा अच्छा प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा, मैं वहां पर गई। उसके बाद मैंने प्राइमरी रिसर्च किया। प्राइमरी रिसर्च का मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत जाते साथ मैंने खरीद लिया, पहले मैंने वहां पर रिसर्च किया कि जैसा मैं चाह रही हूँ या फिर मुझे कोई पसंद का कोई कुर्ता या कुर्ती मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, देन प्राइमरी रिसर्च के बाद, और प्राइमरी रिसर्च किस बेसिस पे होगा, विजुअल बेसिस पे, यानी कि जो वहां पर प्रोडक्ट प्रेजेंट है उसको मैं देखूंगी उठा करके, हाँ ये ठीक लग रहा है, क्या लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग आई विल सी। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट का फीचर बोल सकते हैं ना कि विजुअली आप देखने के बाद देन यू विल डिसाइड दैट नाउ आई हैव टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, एंड समहाउ इन द सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड कंडीशन है, यहां पर आपका कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी होंगे जो आपको फोर्स करेंगे, नॉट इन निगेटिव वे, आपको फोर्स करेंगे कि आप प्रोडक्ट को खरीदो। जैसे कि यहां पर आपको कस्टमर जो सर्विस जो सेलर होंगे या फिर जो आपके बोल सकते सर्विस जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे वो भी वहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको वहां पर डील्स, प्रमोशनल डील्स वगैरह दिखेगा, फिर आपको वहां पर एम्बियंस दिखेगा, आपको वहां पर बाकी कंज्यूमर्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक एड ऑन्स की तरह काम करेगा इस पैटर्न में, जहां पर आप क्या करोगे कि पहले क्या करोगे, पहले रिटेल आउटलेट में जाओगे और फिर वहां के एम्बियंस के थ्रू ब्रांड को देखते हुए फिर आप प्रोडक्ट को परचेज करोगे। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन जो है दैट इज रिलेटेड विद द ब्रांड और रिटेल साइमल्टेनियसली। ब्रांड एंड रिटेल साइमल्टेनियसली समथिंग वेयर यू आर डिसाइडेड कि हाँ मुझे ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करना है। ये प्रोडक्ट मान लो कि मुझे फोन खरीदना है, कौन सा फोन खरीदना है वो डिसाइडेड है, मान लो किसी को आईफोन खरीदना है तो वो तो डिसाइडेड है, आईफोन लेना है। आईफोन का जो बेसिकली वो रहेगा आपका स्टोर रहेगा, रिटेल स्टोर, जो अच्छा खासा बेटर रिटेल स्टोर है, रिटेल आउटलेट है, हम वहीं से खरीदेंगे। तो here we are going to giving the preference to the store as well as brand. आई बात समझ में? ठीक है, so these are the basically ये तीन फंडामेंटल पैटर्न है फॉर कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस तो वही 5-6 जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वही है। इसके अलावा ये तीन फंडामेंटल पैटर्न है कि कंज्यूमर पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं या किस पैटर्न में वो परचेज करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में सबको? नेक्स्ट, अच्छा शॉपिंग बिहेवियर जो कंज्यूमर का होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ड्यूरेबल अगर आइटम्स लेने हैं, नॉन ड्यूरेबल आइटम्स लेने हैं, घर के आइटम्स लेने, ग्रोसरी आइटम्स लेने, तो वो तो कभी आसपास के लोकेलिटी वाले एरिया से खरीदते हैं, है ना। लेकिन जब शॉपिंग करना हो, जैसे क्लोथ्स हो गया, एसेसरीज हो गया, ये सारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स अगर शॉपिंग करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं शॉपिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर पे। ठीक है, तो पहला तो है कि आपका लोकेशन क्या है, यानी कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ द स्टोर, इट दैट इज कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर्स और नॉट, एज वेल एज दे आर गोइंग टू कंसिडर द ट्रैवल टाइम, यानी कि उनको कितना टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर लोकेलिटी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट जो रीजन है, कभी भी रिटेल आउटलेट जो है उसमें शॉपिंग बिहेवियर जो है कंज्यूमर का वो कैसे इफेक्ट होता है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन दैट वेयर इट इज लोकेटेड, इजी पार्किंग है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, कंजेशन तो नहीं है, ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो दे आर गोइंग टू अवॉइड दैट रिटेल स्टोर। ट्रू, सो शॉपिंग बिहेवियर आपके एक बोल सकते हैं पीसफुल माइंड और कन्वीनियंस के साथ स्टार्ट होगा कंज्यूमर के लिए। ठीक है, कभी भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है,
साथ साथ में एक और रीजन है कि वो हमेशा इकोनॉमिक प्राइस को देखेंगे. इट मीन्स दैट sometime that when they are going to do shopping, when there is a discount or offers, ठीक है. So economic price is one of the factor for the बोल सकते हैं शॉपिंग बिहेवियर. जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग अभी शॉपिंग करने आएंगे, अभी दिसंबर आने वाला है, ठंड आने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में जो समर कलेक्शन होता है उस पर डिस्काउंट लगा देते हैं, बहुत सारे स्टोर लगा देते हैं, बिकॉज उसका डिमांड बहुत रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. तो बहुत लोग शॉपिंग करने जाते हैं, बोल सकते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, ऑफ सीजन में दे आर गोइंग टू डू द शॉपिंग. व्हाई दे आर गोइंग टू डू सो? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्राइस. ट्रू. सो इकोनॉमिक प्राइस इज वन ऑफ द रीजन. नेक्स्ट वन इज लाइक second one is related with the customer service, like how good customer service is provided in that particular store. ठीक है. अगर customer service नहीं है, either they have so many products but consumers are in dilemma and confusion, it might be possible they are going to avoid that store. So what kind of service, customer service you are providing? It's not only about the sales representative behavior, it's about the अगर होम डिलीवरी फैसिलिटी है या नहीं, रिफंड फैसिलिटीज है या नहीं, ठीक है. उसके बाद मतलब एडिशनल फैसिलिटीज रिलेटेड विद वारंटीज एंड गारंटीज, तो ये सारी कस्टमर सर्विसेज में आती है. ठीक है. सो यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज क्या है उस गुड्स के साथ, ठीक है, और कितना बेटर आप कस्टमर सर्विस दे रहे हो. उसके अलावा गुड स्टॉक अवेलेबिलिटी. आप हमेशा शॉपिंग वहीं करना पसंद करेंगे जहां पर बहुत सारे स्टॉक और मर्केंडाइज अवेलेबल हो. जहां पर लैक ऑफ प्रोडक्ट होगा, यू विल नेवर वांट टू डू शॉपिंग देयर, बिकॉज दे हैव लिमिटेड स्टॉक, एंड इन लिमिटेड स्टॉक देयर विल बी लिमिटेड ऑप्शन, है ना. बट कंज्यूमर व्हाट दे वांट अनलिमिटेड ऑप्शन दैट, और उस सिचुएशन में दे वांट कि वो बेटर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, है ना. सो हमेशा याद रखना है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर, शॉपिंग बिहेवियर कैन ऑल्सो इफेक्टेड बाय द लैक ऑफ प्रोडक्ट और लैक ऑफ मर्केंडाइज. ट्रू. तो गुड स्टॉक अवेलेबिलिटी करना है, और साथ साथ में ऑलवेज ट्राई टू डू फास्ट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट फैसिलिटीज. फास्ट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट फैसिलिटीज का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेटेड विद द ऑप्शंस फॉर द पेमेंट, राइट. लाइक कार्ड ऑप्शन इज देयर, गूगल पे ऑप्शन इज देयर, यूपीआई पेमेंट वी कैन से ऑप्शंस आर देयर. ठीक है. यू कैन पे थ्रू basically with cash, credit card, debit card, so multiple options should be present, right. So flexible payment option, and that should be in a fast way. मतलब इसका मतलब है कि जैसे अगर आप लाइन में हो, क्यू में हो, मल्टीपल उनके पास क्या होना चाहिए, पेमेंट का, हाँ, पेमेंट काउंटर्स होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि जल्दी से जल्दी आप क्या कर सको, उनको बेसिकली उनका पेमेंट का जो प्रोसेस है वो फुलफिल या पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर. ठीक है. सो प्रोवाइडिंग फास्ट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट फैसिलिटीज. ठीक है. सो बेसिकली शॉपिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल नीड. ठीक है. साइकोलॉजिकल नीड से रिलेटेड होता है. तो ऐसे सिचुएशन में दे नेवर वांट एनी काइंड ऑफ ट्रैप वाला सिचुएशन, जैसे कि कहीं किसी स्टोर में एंटर होने के बाद फंस गए हो, है ना, बहुत भीड़ है. सो अब शॉपिंग इज रिलेटेड विद द हैप्पीनेस. ठीक है. खुशी मिलती है शॉपिंग करके, है ना, कोई सामान खरीद करके. तो ऐसे चीजों को, इन सब चीजों को एक रिटेलर को बहुत ध्यान रखना है कि कंज्यूमर आपके यहाँ पर जब शॉपिंग करने आए तो वो सेटिस्फाई होकर जाए. ठीक है. उसको ऐसा ना हो उसके लिए वो हेक्टिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, हो सकता है ना कि सफोकेटिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रश एंड दीज थिंग्स, राइट. ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन को कम करने के लिए, इस सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए दे हैव टू मेक मल्टीपल स्ट्रैटेजी. जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ जो पेमेंट के जो आपके, हाँ, उनको इंक्रीज करना चाहिए. पार्किंग एरिया इंक्रीज कीजिए. ठीक है. साथ साथ में तुरंत से पार्किंग की जो कार है वो तुरंत से बाहर निकल पाए, तो एक स्मूथ ऑपरेशन रहे, वहां पर स्पेस खाली रहे, है ना. ऐसा ना हो कि नीचे भी रश हो गया आपके पार्किंग एरिया में भी. ठीक है. तो हर जगह पे उनको एक प्रॉपर ट्रेन्ड एम्प्लॉय रखने की रिक्वायरमेंट है ना. उसके बाद एक क्लीन और एक प्रॉपर एम्बियंस होना चाहिए. तो ये सारी चीज तो मैंने खैर आपको बता ही दिया था, लेकिन शॉपिंग बिहेवियर के लिए ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं. ठीक है. ओके. एनीवन हैव एनी डाउट? एंड हाउ वी कैन encourage the consumers to do shopping? Like we can basically increase the customer service level. We can basically प्रोवाइड ईटिंग प्लेसेस. इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मॉल में, बहुत सारे मॉल में आपके फूड कोर्ट अवेलेबल होते हैं. ठीक है. लाइक इफ यू आर
tired, or if you want to eat something, that option is even present in that particular mall or that departmental store or supermarket, right? So either we can say that eating places provide कीजिए, रखिए वहां पर, कंफर्टेबल हो, सिटिंग के बोल सकते हैं ना, सिटिंग मतलब बैठने की कुछ स्पेस हो, जैसे मॉल में आप देखना कि हर एक फ्लोर पे बैठने के लिए कुछ सीट्स लगे होते हैं, है ना, तो वो बैठने के लिए वहां पर सीट्स वगैरह अवेलेबल हो, कस्टमर्स एंटरटेन हो, ठीक है, सॉफ्ट म्यूजिक वगैरह, और एनवायरमेंट को मतलब ये इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं एनवायरमेंट को, तो दिस इज गोइंग टू इनकरेज द कस्टमर्स टू डू शॉपिंग, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया वो शॉपिंग बिहेवियर, क्लियर हो गया शॉपिंग बिहेवियर, सबको क्लियर हो गया शॉपिंग बिहेवियर, एवरीवन? ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर हो गया? ओके, चलिए, ओके, अब नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू द मर्केंडाइज असॉर्टमेंट प्लानिंग। मर्केंडाइज असॉर्टमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में इसको बता देती हूँ। असॉर्ट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन और अरेंजमेंट, राइट? जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग शादी में जाते हैं तो हम लोग एक अरेंजमेंट वहां देखते हैं ना, अरेंजमेंट क्या अरेंजमेंट होता है कि लाइक हमें पता है कि पुलाव जो है दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू सर्व, राइट? सो पुलाव, देन दाल मखनी, ऐसा नहीं कि पुलाव के बाद दाल मखनी सबसे लास्ट में मिलेगा, नहीं, नेक्स्ट में मिलता है बिल्कुल, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, देन फाइनली चटनी एंड सैलेड, ट्रू? सो हाँ, एग्जैक्टली, एंड फाइनली डेजर्ट, स्वीट्स वगैरह, हाँ। सो दिस इज समथिंग which is planned, true? Why it is planned? Because of the convenience of the customers. The convenience of the customers के लिए हमें classification की जरूरत होती है। शादी में भी we are not consumers, but we are basically the part of that marriage or something, है ना? तो in that situation even the people जो वहां पर जिनकी घर की शादी है, they are basically thinking about the convenience of the guest, true? सो जब गेस्ट के लिए हम इतना सोचते हैं तो डेफिनेटली कोई भी रिटेलर जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है वो अपने कस्टमर के लिए भी सोचेगा। सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द प्रोडक्ट इन द रिटेल स्टोर, ठीक है? इन सम ऑर्गेनाइज्ड स्टोर, जैसे पैंटालून्स, अभी तो ओपन होने वाला भी है पैंटालून्स का, वेस्ट साइड भी ओपन हुआ है अभी, तो नए तो अभी पटना में बहुत सारे स्टोर, ऑर्गेनाइज्ड स्टोर ओपन हो रहे हैं, तो वील सी इन दैट एरिया। हम कभी भी जाते हैं पैंटालून्स में हम लोग तो क्या देखते हैं वहां पर कि जो असॉर्टमेंट होता है, जो क्लासिफिकेशन, जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत बेटर वे में होता है। वो हर एक फ्लोर को डिवाइड कर देते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर इज फॉर वुमेन, women, men, and then for children, right? So either they can using it in this way, और वो क्या करते हैं कि मेंस वियर में भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लो कि टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट्स हैं, है ना, कैजुअल्स हैं. So they are going to arrange it in different way. Like first casuals in one place, second formals are in one place, ठीक है, and the additional चीजें जैसे socks हो गए, tie हो गए, इनके लिए इन्होंने एक अलग प्लेस बना दिया. True? आई बात समझ में? लेकिन यही चीज जस्ट इमेजिन करो कि जो कैजुअल्स, फॉर्मल्स, जीन्स, हर एक चीज एक जगह पे मिक्स होके पाइल अप किया हुआ रहेगा, क्या सिचुएशन होगा? We are not able to find the product that what we want, and somehow this is happen on the discounted product, जहां पर discounted product है, जैसे मान लो 80% डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट है, तो वहां पर उन्होंने इस तरीके से सिस्टम लगा दिया, ठीक है, बिकॉज वहां पर सेलिंग इज द मेन पर्पस. बट व्हेन यू आर मेकिंग योर कस्टमर्स, यू नेवर वांट ना कि वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां पर उनको समझ ना आ रहा. तो ये जो असॉर्टमेंट है ना, दैट इज बेसिकली फॉर डिफाइनिंग एंड फॉर क्लियरिंग द माइंड ऑफ द कस्टमर्स कि यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट होगा. सिस्टमैटिक प्लानिंग है. Assortment of merchandise is a systematic planning which is done within the retail store, right? So in this concept, in the merchandise management or merchandise assortment planning, we are going to understand that how we have to arrange the product. Some products are arranged according to the types, like formal, casuals, मैंने बताया वैसे होता है. कई बार कुछ products that is arranged according to the colors, like yellow colors के शर्ट एक तरफ, white color के शर्ट एक तरफ. True? So how the retail store is managing this, we are going to understand it in the next class.
ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर के टाइप्स क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर समझना क्यों जरूरी है, और क्या 3 मेन पैटर्न है, ब्रांड, रिटेल आउटलेट नेक्स्ट, रिटेल आउटलेट, ब्रांड नेक्स्ट, एंड देन बोथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, और जितने भी थ्योरीज करवाए मैंने, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, अकार्डियन थ्योरी, एनवायरमेंटलिस्ट थ्योरी एंड व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी, क्लियर है सबको? एवरीवन, सबको क्लियर है? यस और नो, सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, नो मैम। see you all in the next class.